वेलकम स्टूडेंट वंस अगेन। हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का थ्योरी पोर्शन हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोगों को करना है क्वेश्चंस और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए और हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम लोग अपने पेपर जब हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे तो थ्योरी पार्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है सभी जो आपको सीट प्रोवाइड की गई है, जो पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है, उस पीडीएफ क्वेश्चन में जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड देयर एप्लीकेशन का जो क्वेश्चन बचा है, रिमेनिंग है, उसको हम लोग देख सकते हैं। बेहतर आप लोग के लिए होगा कि आप लोग वीडियो देखने से पहले आप लोग इसको रिवाइज कर लें चैप्टर को, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। बाकी हम लोग सारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व करके देंगे। जो रिमेनिंग वाला पोर्शन जो हो चुका है उसको हम लोग आप लेक्चर के वीडियो से देख सकते हैं। आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन, फॉर एनालिसिस पर्पज ए बॉडी कैन बी मॉडल्ड एज रिजिड इफ। हम कब किसी बॉडी को रिजिड बॉडी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, कब हमारे पास ये रिजिड होगा और कब हमारे पास रिजिड नहीं होगा, इसको हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं एनालिसिस पर्पज के लिए। तो रिजिड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अगर थोड़ा सा अगर हम लोग प्रकाश डालें तो रिजिड का मतलब होता है कि जिसमें डिफॉर्मेशन ना हो। डिफॉर्मेशन कैसे ना हो, अगर हम लोग ने फोर्स लगाया और इसके बीच में पॉइंट ए और पॉइंट बी है हमारे पास कोई भी, तो इनके बीच में कोई इनका रिलेटिव डिस्टेंस, फोर्स लगाने पर इनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस अगर डिस्टर्ब नहीं होता है तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। जैसे सपोज दैट कि अगर हमारे पास रबड़ होता तो रबड़ ये स्मॉल थोड़ा बहुत जरूर हमारे पास क्या हो गया होता, डिस्प्लेसमेंट हो गया होता, बी भी आगे बढ़ गया होता, ए भी आगे बढ़ गया होता, तो उसमें जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता इन लोगों के बीच में हमारे पास आ जाता और वो हमारे पास नॉन रिजिड बॉडीज के लिए है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, इट्स डायमेंशंस आर स्मॉल कंपेयर्ड विद द कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब्ड इट्स मोशन। ऐसा नहीं है, हालांकि हम लोग बहुत अगर छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जब हम लोग पास एटम्स या न्यूक्लियस की बात करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो उसको हम लोग रिजिड मान सकते हैं। लेकिन हम लोग का जो एनालिसिस पर्पस है वो बहुत बड़ा है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मासेस की बात करते हैं। इट हैज़ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो या पॉइंट मास हो। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सम प्रीफर्ड कन्फिग्रेशन। क्या हम लोग किसी कन्फिग्रेशन को लेकर के चलेंगे ऑफ इट्स ओन, मतलब अपना एक तरीका बना लिया जाए जिससे हम लोग रिजिड मान ले या नहीं मान ले। तो इन तीनों डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है। रिलेटिव डिफॉर्मेशन बिटवीन इट्स पार्ट इज नेग्लिजिबल, मतलब हमारे पास देखिए, हमारे पास पावर ट्रांसमिशन करने के लिए देखिए नेग्लिजिबल होना चाहिए। इनके बीच में जो चेंजेज हो फोर्स लगाने पर रिलेटिव डिफॉर्मेशन, रिलेटिव डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, जब हम लोग फोर्स लगाएंगे उनमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो नेग्लिजिबल हो टू पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स के बीच में, तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि वो हमारे पास रिजिड बॉडी है। रिजिड का मतलब ऐसे ही हम लोगों ने देखा था कि आप लोगों ने देखा था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, मैंने आइडियल रिजिड के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में आइडियल रिजिड जो होता है वो वर्टिकल लाइन होता है, इसमें थोड़ा भी स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होता है, तो ये आइडियल रिजिड है। लेकिन अगर हम लोग जैसे मेटल्स को मान सकते हैं, बेल्ट को मान सकते हैं, एक सर्टेन लिमिट के बाद वो रिजिड मतलब रेजिस्टेंट बॉडीज होती हैं, उस तरीके से हम लोग उसको कवर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो पहला ऑप्शन होगा उसका क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन डी पार्ट हमारे पास सही होगा। ठीक है, चलिए द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द ml स्क्वायर टी माइनस 3 रिप्रेजेंट्स। अब हम लोग पास इसमें चार हमारे पास पार्ट दिए हुए हैं, तो हम लोग सबसे पहले या तो हम लोग को याद हो हम डायरेक्ट कर लें, ठीक। दूसरा चीज कि अगर हमारे पास इनका हम सब चारों का हम लोग अलग अलग निकाल लें और निकाल करके देख ले तो कुछ जनरली हम लोग को याद होता है। अगर हम लोग ये कहें कि फोर्स का क्या होता है, तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं F इज टू m इंटू ए, और m इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, mlt-2। अब देखो mlt-2 तो है नहीं। अब अगर हम लोग इसी फोर्स में अगर मीटर अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो क्या आ जाएगा, ml स्क्वायर t-2 आ जाएगा। अब अगर हम लोग ये कहें कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अब हम लोग पावर की बात करते हैं, तो पावर P इज टू जो होता है हमारे पास F इंटू वी, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, हम लोग इजीली इसको कंसीडर कर सकते हैं।
तो P इज इक्वल टू क्या होता है, द रेट ऑफ वर्क डन और F अपॉन F इंटू वी। F इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स के डायरेक्शन में। तो इसका यूनिट जो आएगा ml स्क्वायर टी माइनस 3। तो देखिए ये हमारे पास, यही हमारे पास पूछा है कि ml स्क्वायर टी माइनस 3 किसका होगा। मोमेंटम का भी होता है तो मोमेंटम जो होता है, अगर फोर्स का नहीं हो रहा तो मोमेंटम का नहीं होगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, पावर। यानी शक्ति का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो दिया गया है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला या तो आपको याद हो, इजीली आप लिख सकते हो, नहीं तो आप अगर जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें जो सबसे छोटा पोर्शन दिया है उसको, नहीं तो अलग अलग भी दिया है तो आप उसको वन बाई वन करके आप मैच कर सकते हो। तो इजीली हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। जनरली फोर्स का आप लोगों को याद रहना चाहिए। जनरली फोर्स का क्या होता है, ml t-2, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। हमारे पास इसका क्या होता है, मोमेंटम का ml t-1, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड। तो आइए हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ द टू फोर्सेज, द टू फोर्सेज कैन बी इन इक्विलिब्रियम ओनली इफ दे आर। दो फोर्सेज की बात कर रहा है फ्रेंड्स, हम लोगों से केवल कितने फोर्स की बात कर रहा है, दो फोर्सेस की बात कर रहा है। तो दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में लग जाएंगे तो कभी हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और दोनों डायरेक्शन में एक सेम लग गया, नहीं। लेकिन अगर अपोजिट हो, और क्या होना चाहिए, अपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं, ये हमारे पास उनकी कंडीशन है, और कोलिनियर होते हैं। मतलब जैसे अगर ऐसे ऊपर नीचे अगर करके अगर हमारे पास लग गया तो वो टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे, तो टॉर्क हमें नहीं करवाना इक्विलिब्रियम में। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए बिल्कुल, अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए बिल्कुल, कोलिनियर इन एक्शन। इंडिविजुअली इक्वल इन मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता, इक्वल अपोजिट इन डायरेक्शन होने से हमें इक्विलिब्रियम का कोई लेना देना नहीं है। कोलिनियर होने का मतलब अगर ऐसा नहीं तो सारे कोलिनियर फोर्सेस का इक्विलिब्रियम होते हैं, नहीं। लेकिन ये कह रहा है कि ऑल ऑफ द एबव नेसेसरी कंडीशन फॉर द टू फोर्सेस टू बी इक्विलिब्रियम, यानी सभी अगर ये तीनों मिलकर के अगर हमारे पास काम करेंगे तब जाकर के हमारे पास क्या होगा, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा जब उस पर टू फोर्सेस काम कर रहे हैं। ओनली टू फोर्स की बात कर रहा है, 3 4 5 की बात नहीं कर रहा है, ओनली टू फोर्सेस, दो बलों की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारे पास क्वेश्चन, देखिए पढ़िए, एकदम बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है। ए सिस्टम ऑफ द थ्री फोर्सेज एक्ट ऑन ए बॉडी कीप्स इन इक्विलिब्रियम, द फोर्स नीड टू बी। अब देखिए, अभी हम लोगों ने टू फोर्सेज के लिए कहा इक्वल होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए और कोलिनियर होना चाहिए, तभी हमारे पास वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है, अदरवाइज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास थ्री फोर्सेज है तो कोप्लानर ओनली, कॉन्करेंट ओनली। भाई देखिए, कोप्लानर अगर हो तो क्या सभी कोप्लानर फोर्सेस तीन कहीं पर भी अगर हम लोग बना दें तो क्या हमेशा इक्विलिब्रियम होंगे? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। अगर कोप्लानर है क्या कॉन्करेंट होंगे तो हमेशा इक्विलिब्रियम में होंगे? ऐसा नहीं है। कोप्लानर एज वेल एज कॉन्करेंट, कोप्लानर बट मे और मे नॉट बी कॉन्करेंट, नहीं, कोप्लानर भी होना चाहिए और कॉन्करेंट भी होना चाहिए। कहां से देखा था हम लोगों ने डेफिनेशन? जब हम लोग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात कर रहे थे, वेक्टर फॉर्मेट में बात कर रहे थे, लामीज थ्योरम में अभी हम लोगों ने देखा था, वो तो कोप्लानर होने चाहिए और कॉन्करेंट होना चाहिए। तो ये हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें लामीज थ्योरम आप लोग पढ़ सकते हैं, और फोर्सेस का संतुलन जो हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, बताया है, उस लेक्चर को आप देख सकते हैं और इजीली आप इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following is not essential for the three vectors to produce zero resultant? मतलब हमारे पास नेसेसरी कंडीशन कौन सी नहीं है जो हमारे पास जीरो रिजल्टेंट प्रोड्यूस करना है? दे शुड लाई इन द सेम प्लेन। भाई अगर हमारे पास कितने फोर्स हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर थ्री वेक्टर्स? अगर थ्री वेक्टर है तो उनको सेम प्लेन में होना ही चाहिए, ये कंडीशन है। लामीज थ्योरम भी बोलता है तीन समतलीय संगामी बिंदु एक ही पिंड पर कार्य कर रहे हैं, साम्य अवस्था में होने चाहिए। साम्य अवस्था में होने के लिए कोप्लानर होना चाहिए और एक बिंदु से पास होना चाहिए। तो हम लोग अभी समतली की बात करें, द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू द थर्ड वेक्टर। भाई दो वेक्टर का इक्वल एंड अपोजिट होगा तभी तो रिजल्टेंट जीरो आएगा, अदरवाइज जीरो कहां पर हो पाएगा, ठीक है। तो ये भी कंडीशन है। इट शुड बी पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द वेक्टर्स बाय द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द ऑर्डर। मतलब एक ही ऑर्डर में
किसी भी त्रिभुज की तीनों क्रमागत भुजाओं से किसी बल को परिमाण तथा मतलब तीन बलों से परिमाण तथा दिशा में एक ही क्रम में अगर निरूपित कर दिया जाए तो तीनों बलों का जो परिणामी होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है। द वेक्टर शुड एक्ट अलोंग द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। नहीं, पैरेललोग्राम लॉ जो हमारे पास होता है वो कितने के लिए होता है, केवल 2 के लिए होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल, यानी इसेंशियल नहीं है, यानी ये वाला हमारे पास इसेंशियल नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बच्चा जानता है, सब लोग जानते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है ओनली फॉर 2 फोर्सेस के हम लोग पास कोप्लानर के लिए कंसिस्ट करता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6, ये हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया। जो हम लोग का लेक्चर जो था, थ्योरी आपकी क्लासेज जो थी उसमें आप लोग देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन है, 2 फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड P एक्ट्स एट एन एंगल थीटा टू ईच अदर, देयर रिजल्टेंट इक्वल्स टू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 2 फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट एन एंगल थीटा। तो देखिए भाई, अगर 2 फोर्सेज हैं और उनके बीच का जो एंगल है हमारे पास क्या कह रहा है, थीटा, और दोनों बराबर है, तो हम लोग जानते हैं रिजल्टेंट जो होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी कॉस थीटा का अंडर रूट। तो हमारे पास रिजल्टेंट जो आर हो जाएगा, सॉरी आर जो हो जाएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। अब फ्रेंड्स हम लोग p अगर कॉमन ले लें, अंडर रूट इसको ऐसे लिख लें 2 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप लोग जानते होंगे कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल से फॉर्मेट है। हम लोग को कॉस का इस तरीके से वैल्यू रखना होता है कि ये जो 1 प्लस में हो या माइनस में हो वो हट जाए। तो अगर हम लोग इसको रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग रखेंगे इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन यहां पर देखिए 2 थीटा है तो यहां पर क्या है, थीटा। अब यहां पे अगर ऑलरेडी थीटा होता तो यहां पर क्या हो जाता, थीटा बाई। यानी फ्रेंड्स अगर हम लोग को इसमें वैल्यू पुट करनी होगी तो हम लोग वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखिए हम लोग पास क्या आया है, p अंडर रूट 2 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा के प्लेस पे r इज इक्वल टू p अंडर रूट 2 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, p अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2p कॉस थीटा बाई 2। ये रिजल्टेंट आ जाएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हम लोग पास। ये ऑप्शन नंबर हमारे पास बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन देखना होगा तो थ्योरी की जो क्लासेस हैं, जो थ्योरी लेक्चर्स हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेज इज सच दैट व्हेन एक्टिंग एट राइट एंगल्स produces a resultant of under root 2 Newton, and when they acting at 60 degree produces a resultant of under root 28, the force have magnitude of। तो हम लोग को ये बताना है कि उन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है। 2 सिचुएशन, 2 अननोन दिए हुए हैं, उस हिसाब पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड्स, कोशिश करिए आप लोग भी सॉल्व करने का। r इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। ये अंडर रूट में यहां से यहां तक का होता है। r इज इक्वल टू हमें रिजल्टेंट दिया है अंडर रूट 2, तो हम लोग इसका स्क्वायर कर लें, यानी r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। अब हम लोग कह रहे हैं कि इनका रिजल्टेंट कितना है, अंडर रूट 2 20।
तो स्क्वायर कर देंगे तो 20 आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, जब वो हमारे पास क्या है राइट एंगल पे है, तो राइट एंगल पे है तो कॉस क्या हो जाएगा 0, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 20, 28 नहीं 20। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। दूसरा हमारे पास कह रहा है कि जब वो एंगल 60 डिग्री पर है तो हमारे पास अंडर रूट कितना है भाई, अंडर रूट 28 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 28 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 60, और कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो हमारे पास कितना होता है 1/2। तो ये देखिए 28 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस का वैल्यू हम लोग रख देते हैं 1/2। कॉस 60 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 1/2, यानी पी क्यू इंटू 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू रख दें तो ये 28 इज इक्वल टू 20 प्लस पी क्यू, तो यहाँ से कितना आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू आ गया 8। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, पी से अगर हम लोग निकाल दें इसमें से कितना आ जाएगा हमारे पास p इज इक्वल टू 1/8/20 सॉरी q। तो हम लोग इसमें p की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो p की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी, q का हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो देखते हैं क्या बनेगा। हम लोग दूसरे फॉर्मेट से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन खैर चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं p यानी 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई q का स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ये 8 का स्क्वायर है फ्रेंड्स। ये किसका है 8 का स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहां से सॉल्व करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं 4 की पावर में बन जाएगा, तो ये क्या लिख सकते हैं 64 प्लस q की पावर q की पावर 4 इज इक्वल टू 20q स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, q स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है q, तो हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी, मतलब हम लोग x मान सकते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। हम लोग डायरेक्ट ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन से भी, मतलब हम लोग कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लिया जाए हमारे पास डिग्री 2, अब देखो डिग्री 2 मानना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे डिग्री 4 हो जाएगा, लेकिन हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो x की वैल्यू a इज इक्वल टू कितना है 1, b इज इक्वल टू कितना है -20 प्लस 64। तो x1 जो आया है यानी x स्क्वायर जो आया भाई, x स्क्वायर का मतलब q स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आया, और दूसरा जो आया है 4 आया, ठीक 16 और 4। तो q का वैल्यू जो हो सकता है हमारे पास q इज इक्वल टू हो सकता है 4 हो सकता है या 2 हो सकता है। अब जब q की वैल्यू हम लोगों ने रख लिया तो p इज इक्वल टू कितना हो सकता है हमारे पास, जब 4 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसको जब 4 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4। तो इन दोनों का पेयर जो आया हमारे पास 2 और 4 का आया, कितना आ रहा है हमारे पास पेयर 2 या 4 का। तो मतलब जब p हमारे पास जो होगा वो कितना होगा 2 होगा, तो q हमारे पास कितना हो जाएगा 4, और q अगर 4 होगा तो p हमारे पास कितना हो जाएगा 2। बात समझ गए, हमारे पास जो पेयर हुआ बना वो कितना बना 2,4 का। बात समझ गए, चलिए तो आप लोग इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से भी कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट को आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप लोग इसको पॉज करके समझ सकते हैं, तो आप लोग इजीली इसको। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 4 फोर्सेस P, 2P, 3P एंड 4P act along the sides taken in order of a square. The resultant force is। अरे वाह, एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस तरीके से है चलिए हम लोग देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं इसको बना देता हूं।
ये P फोर्स है, ये 2P है, ये 3P हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास 4P। ये कहीं पर भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व किया आप लोगों ने। देखिए अगर मैं ये कहूं कि इसको हम लोग कहेंगे कि समेशन fx निकाल लिया जाए, समेशन fx, x डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, एक p का काम कर रहा है, एक माइनस 3p, यानी p माइनस 3p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस 2p। और समेशन fy की अगर बात कर लेंगे तो ये कितना है हमारे पास, 4p माइनस 2p इक्वल्स टू 2p। अब अगर हम लोग इनका रिजल्टेंट निकालें तो देखो फ्रेंड्स, हम लोग डायरेक्ट जोड़ नहीं देंगे तो जीरो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं हम लोग जीरो निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका रिजल्टेंट हम लोग को जब निकालना है तो ये दोनों 90 डिग्री पर काम कर रहे हैं, यानी एक ऐसे है, सॉरी एक ऐसे हमारे पास निगेटिव डायरेक्शन में है और वाई हमारे पास क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो ये हमारे पास डायग्राम जो है वो ऊपर है ऐसे P और ये F, ये 2P है और ये भी हमारे पास क्या है 2P है। तो यहां से जो फोर्स आ जाएगा हमारे पास, इनका अंडर रूट दोनों बराबर हैं तो 2P अंडर रूट 2, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2P, 2 अंडर रूट 2P इज द करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। ज्यादातर लोग अभी कह देंगे माइनस 2P प्लस P, ये वेक्टर फॉर्मेट से हम लोगों ने लिखा है, तो आप लोग परेशान होने का जरूरत नहीं है, आप लोग ये एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 अंडर रूट 2P, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हम लोग कर चुके हैं पहले ही, तो आप लोग इसमें निकाल सकते हैं, आप लोग का प्रैक्टिस भी हो सकता है, तो आप लोग इसको मैच करना होगा निकालने के बाद, तो आप जो हम लोग के थ्योरी लेक्चर्स हैं उसमें आप देख सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। आइए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्फीयर ऑफ वेट 400 न्यूटन रेस्ट इन ए ग्रूव फॉर्म्ड बाय द टू प्लेन्स OA एंड OB। देखिए एक हमारे पास स्फीयर है, OA और OB पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है, एंड दीज प्लेन्स आर इंक्लाइंडेड एट एन एंगल 30 डिग्री, इनका इंक्लाइनेशन भी दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर। तो इसका जो वेट दिया है वो कितना दिया है फ्रेंड्स, वेट हमें दिया है 400 न्यूटन। क्या दिया है, 400 न्यूटन। तो हम लोग करना है रिएक्शन ऑन प्लेन OB विल बी अबाउट, मतलब हमारे पास OB पर, ये OB पर जो रिएक्शन है ये हम लोग को फाइंड आउट करना। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका पहले तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहां पर एक रिएक्शन काम करेगा यहां पर, और ये सेंटर ऑफ मास से ही पास होकर के जाएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही पास होकर के जाएंगे। क्यों जाएंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होकर के, क्योंकि हमारे पास ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। वैसे भी इसका परपेंडिकुलर जो होगा इसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर सेंटर से ही पास करके जाता है। ये क्या हो गया RQ, ये क्या हो गया RP। अब देखिए ये एंगल अगर हमारे पास 60 डिग्री है, ये कितना डिग्री है 60 डिग्री ये एंगल है, तो ये हमारे पास कितना होगा 30 डिग्री का होगा, और ये 90 डिग्री है तो ये हमारे पास क्या होगा 60 डिग्री। फिर से अगर हम लोग ये देखेंगे एंगल्स को तो आप इजीली समझ सकते हैं। अगर हम लोग ये कहें कि ये एंगल, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग बात कर रहे हो, ट्रायंगल ये वाला, ये ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं ये एंगल कितना है 60 डिग्री, सॉरी ये ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये एंगल 60 डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री का। अब ये 30 डिग्री का है तो अब ट्रायंगल हम लोग ये देख रहे हैं, तो हमारे पास ट्रायंगल कितने का हो जाएगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का। अब उसी तरीके से अगर ये 30 डिग्री दिया है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोगों को ये निकालना है, RP निकालना है, रिएक्शन ऑफ द BO, यही निकालना है ना, OB या BO। ठीक है, तो रिएक्शन हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यहाँ पर लामिस थ्योरम लगा सकते हैं। तीनों फोर्स आउटगोइंग होने चाहिए और तीनों फोर्स इनकमिंग होने चाहिए। तो RP चाहिए तो इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां से ये 90 है, तो ये हमारे पास एंगल भी हो क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, ये होगा ना भाई। और यहां से यहां तक का अगर हम लोग एंगल देखेंगे, ये अगर 30 का है ये हमारे पास, तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा 90, क्योंकि 180 का होता है। ठीक, तो अगर ये हमारे पास 90 डिग्री का है, ये जितना है 90, तो ये भी हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री का ही होगा। तो सब 90 90 पर ही है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई,
हम लोग लिख सकते हैं RP अपॉन साइन 90, द एंगल बिटवीन, सॉरी साइन 90 नहीं, साइन इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये और ये क्या हो जाएगा 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का एंगल साइन 90। अब हम लोग कहें कि RP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 400 इंटू साइन कॉस 60, तो ये कितना हो गया हमारे पास 400 इंटू 1/2, यानी कितना हो गया 200 न्यूटन। RP रिएक्शन फ्रॉम PO जो होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा 200 न्यूटन का। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, इसमें सॉल्यूशन कोई दिक्कत नहीं है। इजीली हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, ये हमारे पास 200 न्यूटन होगा। आप आंसर मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये हो गया होगा तो हम लोग बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अगर हमें इसमें अगर RQ भी अगर निकालना होगा फ्रेंड्स, तो हम लोग RQ इसी तरीके से निकाल सकते हैं। हम लोग इन दोनों का, इसका अगर हमें लिखना हो तो साइन ऑफ दिस एंगल, और डिवाइडेड बाय इसका लिखना हो तो साइन ऑफ दिस एंगल, इसको लिखना हो तो साइन ऑफ ये एंगल। आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द पॉइंट A इन इक्विलिब्रियम, इस A पॉइंट को, ये कैपिटल A पॉइंट है, इस प्रिंट है, ये इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस, द वैल्यू ऑफ टेंशन TAB, ये TAB ये सफिक्स का पार्ट है, यानी ये इसका, एंड TAC आर रिस्पेक्टिवली। अब देखिए भाई एंगल्स दिए हुए हैं हम लोगों को, ये 60 है, ये 30 है, तो ये मस्ट है कि हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि यहां से यहां तक 180 होना चाहिए। 60 इधर से निकल गया, 30 इधर से, 90 निकल गया तो 90 बचेगा, ये 90 आ गया। अब हम लोग को इन दोनों के, ये एंगल हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री का, सॉरी, और ये एंगल हमारे पास यहां से यहां तक का होगा, वो भी क्या होगा 90 डिग्री का। तो TAC अगर हमें निकालना होगा तो हमें TAB पहले लिख लें, TAB अपॉन में साइन, बाकी TAC और 600 के बीच का एंगल, तो कितना है भाई 90 प्लस 30। लामीज थ्योरम चल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कॉन्करेंट कोप्लानर फोर्सेस काम कर रहे हैं। हम लोग यहां पर लिखेंगे TAC डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई साइन 90। तो अगर हम लोग पहले दूसरे को अगर कंसीडर करके ले चले तो TAB इज इक्वल टू 600 साइन 90 का वैल्यू 1 और साइन 90 प्लस थीटा यानी कॉस 30, और कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है √3/2 इंटू 600। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 300√3। तो 300√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है, 300√3 इज इक्वल टू 51960 यानी 520। देखिए 520 केवल एक ही ऑप्शन में है ही TAB में, तो हमारे पास तो ऑप्शन ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी कैलकुलेट हम लोग TAC भी करेंगे। TAC इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा भाई TAC, देखिए अगर इसी में हम लोग TAC अगर निकालें तो TAC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 इंटू ये साइन का हो जाएगा cos 60, cos 60 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, और 1/2 होगा तो ये कितना आ जाएगा 300, यानी 520 एंड 300 का कॉम्बिनेशन आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है, बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग लामीज थ्योरम का ये क्वेश्चन चल रहा है। लामीज थ्योरम जिन लोगों को नहीं आ रहा होगा वो आप लोग देख सकते हैं। एन इलेक्ट्रिक लाइट फिक्सचर वेन 150 न्यूटन हैंग्स फ्रॉम ए पॉइंट A बाई द टू स्ट्रिंग AB एंड AC S1। मतलब कह रहा है कि यहाँ पर एक बल्ब है, वो AB और AC लाइन से, AB और AC लाइन से मतलब रस्सियों से बंधा हुआ है। तो हम लोग को ये निकालना द टेंशन इन स्ट्रिंग AB एंड वुड बी अप्रोक्सीमेटली, मतलब हमें केवल AB में टेंशन निकालना है। इसका वेट दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया है 150 न्यूटन। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
इसका वेट जो दिया है वो कितना दिया है 150 न्यूटन। कितना दिया है 150 न्यूटन। और दूसरा जो चीज दिया है ये 60 डिग्री, ये 45 है, तो ये देखिए ये भी 45 का होगा, और अगर ये 45 का होगा तो ये भी 45 का होगा, और ये 30 का होगा। और ये हम लोग को निकालना है TBA, TAB या TBA। ठीक, अब हमारे पास TAB निकालना है, तो ये एंगल मालूम होना चाहिए और इन दोनों के बीच का एंगल मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, लामीज थ्योरम लगाएंगे, TAB अपॉन साइन एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेज, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 डिग्री। हम लोग लिख देंगे 180 माइनस 30। अब हमको ये बताइए, यहां से अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई साइन 75, हाँ 75 डिग्री। ठीक, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे ऑब्जेक्टिव का अगर क्वेश्चन होता तो 45 प्लस 30 का हम लोग ये साइन A प्लस B से फॉर्मेट में निकाल करके उससे हम लोग सॉल्व कर लेते, या फिर हम लोग डायरेक्ट अगर कैलकुलेटर से निकालना है तो TAB इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 150 इंटू साइन में ही रह जाएगा साइन 30 डिवाइडेड बाई साइन 75। देखिए फ्रेंड्स 75 का वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, A प्लस B के फॉर्मेट में 45 और 30 अगर रख देंगे 45 और तो 30 तो इजीली हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हम लोग कैलकुलेटर का यूज करें, क्योंकि अगर ये मेंस में आता है तो इजीली कर लेंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो इसको फैला देंगे साइन A प्लस B का। मैं वो फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ 45 प्लस 30 इज इक्वल टू इतना, साइन ऑफ आंसर इज इक्वल टू इतना, साइन 30 डिवाइडेड बाई आंसर इज इक्वल टू इतना इंटू 150 इज इक्वल टू 7764। तो हमारे पास 7764 है, तो इसका आंसर हम लोग पास 7764, तो ये हमारे पास 77 हम लोग लिख सकते हैं, इतना न्यूटन होगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक, चलिए आइए हम लोग जो कह रहे थे कि इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो ये देखिए साइन 60 का वैल्यू आपको मालूम है 150 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई साइन 75 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 75 डिवाइडेड बाई साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। ठीक, यहां से वैल्यू अगर पुट करके निकालेंगे तो सेम लगभग वैसे ही आ जाएगा। अगर नॉन ऑब्जेक्टिव में अगर ऑब्जेक्टिव में करना होगा तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर वैल्यू याद नहीं है तो, और अगर सब्जेक्टिव में करना होगा तो वहां पे कैलकुलेटर अलाउ होता है SSC JEE में, तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर ए केबल AB BC एंड CD अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। ये केबल्स मतलब जो रस्सियां हैं बंधी हुई हैं, और इस पे जो वेट W1 ये हमारे पास 1000 न्यूटन का है और इसमें 2000 न्यूटन का है। हाउ लार्ज इज एंगल थीटा, मतलब हम लोग ये थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि थीटा होगा कि। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम लोग ये निकालें कि इसमें टेंशन कितना है। तो इसमें टेंशन निकालने के लिए टेंशन T अगर इधर लगेगा तो यहां पर भी टेंशन T इधर लगेगा। अब यहां पर हमारे पास एंगल्स दिए हैं सभी, अगर ये एंगल हमारे पास दिया हुआ है तो ये एंगल हम लोग पता कर लेंगे कितना आएगा 180 माइनस 30। फिर से अगर हम लोग यहां पर देख लें, हम लोग इसको अगले को नेक्स्ट पेज में भी इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग यहां पर जो फोर्सेज हैं, ये देखिए ये 30 डिग्री का दिया है ना, तो ये 30 डिग्री का दिया है, तो यहां से यहां तक का एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 30, और ये एंगल हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा 90 का। तो हम T1 की अगर बात करें, यहां से T1 निकालें तो T1 अपॉन साइन 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 2000 अपॉन साइन 90, 60 प्लस 30। तो T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 इंटू साइन 30 डिवाइडेड बाई साइन 90। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है भाई 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1000।
ये T1 इज टू कितना हो जाएगा 1000। अब अगर हम लोगों ने T1 निकाल लिया, ये फोर्स निकाल लिया, ये हमें मालूम है, एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यहाँ पर भी लामिस थ्योरम लगा सकते हैं इन दोनों के बीच में। तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो आइए हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। ये हम लोगों ने निकाल लिया है, T1 हम लोगों ने 1000 न्यूटन निकाल लिया है, तो ये दोनों बराबर है। तो हम लोग ये कहें कि ये अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइडेड बाई एंगल बिटवीन अदर टू, तो ये इसमें मान लिया जाए कि ये TA से काम कर रहा है, तो इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल जो है ये कितना होएगा, ये देखिए यहां से यहां तक का जो एंगल है इनका, यहां से यहां तक का जो एंगल है ये कितना है, ये 30, ये 90 प्लस थीटा, ये थीटा, ये कितना है हमारे पास 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा प्लस 90 यानी 180 प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए डायरेक्ट जोड़ने में गड़बड़ हो जाएगा, अभी आप लोग को थोड़ा सिंपल वे में देखिए। ये एंगल जो होगा वो कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 और ये 30 डिग्री दिया, तो टोटल एंगल जो हो गया ये वाला, मान लो इसको x अगर हम लोग कह देते हैं, तो x इज टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा, तो हमारे 30 डिग्री, ये क्या हो गया 180 माइनस 30 माइनस थीटा, माइनस लिए हैं तो थीटा माइनस 30, एकदम इजीली हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, या प्लस में भी हम लोग लिख सकते थे। अब हम लोग ये कहें कि x अगर आ गया और बाकी इसके अगर हम लोग लिखेंगे, और अगर ये लिखेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई, ये तो 90 प्लस थीटा दिख रहा है आपको, यहां से यहां तक का कितना दिख रहा है 90 प्लस थीटा, तो हम लोग ये कहेंगे अगर ये y है हम लोग कह देंगे कि y इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा। अब हम लोग लिखते हैं 1000 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 प्लस थीटा इज टू, ये 1000 W1 की अगर बात करेंगे वहां से अगर निकालेंगे तो कितना एंगल आ जाएगा साइन 180 माइनस थीटा माइनस 30, ठीक है। अब हमारे पास 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम लोग बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा प्लस 30, ठीक। थीटा को इधर ले आए, 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 180 माइनस प्लस 30 माइनस 90, यानी आ जाएगा हमारे पास 90 प्लस 30 90 120 यानी थीटा इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर हमारे पास 60 डिग्री यानी 16 का जो क्वेश्चन नंबर हो गया वो 60 डिग्री हो जाएगा, तो आप लोग इजीली इस चीज को समझ सकते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले T1 निकाला, इसमें से यहां पर हमारे पास अननोन ज्यादा थे, एक एंगल भी अननोन था, और यहाँ पे हमारे पास तो दो अननोन हो, एक हमारे पास दो यहाँ पर फोर्सेस भी नहीं थे और थीटा भी था, 3 अननोन हो जा रहे थे। यहाँ पर केवल एक अननोन था, एक क्या 2 अननोन थे, तो हम लोगों ने एक की जरूरत थी, तो वहां से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी में होगा, आप लोग इजीली इस चीज को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। ए रेक्टेंगल ABCD है साइड AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 80 mm and BC is equals to DA is equals to 60 mm. Force of 150 Newton each act along AB and CD, and the force of 100 Newton each act along BC and DA. The resultant moment of the force of the system. देखिए फ्रेंड्स, कुछ अलग से नहीं है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, बना लेते हैं रेक्टेंगल, ये A, B, C और D। अभी बोल रहा है कि AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू कितना दिया है 80, ये 80 दिया है, ये भी 80 दिया है।
ये 60 दिया है, ये भी 60 दिया है। अब कह रहा है फोर्स ऑफ 150 न्यूटन ए बी के अलोंग लग रहा है 150, ईच एक्ट अलोंग ए बी एंड सी डी। देखो ये सी डी, ये मतलब ये ऐसे पैरेलल ही जाएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्वेश्चन को समझने आना चाहिए और फ्री बॉडी डायग्राम करना चाहिए। ये 150 हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है भाई, एंड फोर्स 100 न्यूटन ईच एक्टिंग अलोंग बी सी, बी से सी, ये इधर आ गया हमारे पास 100 न्यूटन, और डी से ए होगा हमारे पास, देखिए डी ए 100 न्यूटन। देखो ये तीनों हमारे पास जो है, ये और ये मिलकर के कपल बना रहे हैं, ये और ये मिलकर के कपल बना रहे हैं। तो कपल अगर हम लोग मोमेंट निकालें किसी भी अबाउट, तो कितना हो जाएगा 150 इंटू 80 प्लस हमारे पास जो होगा 100 इंटू, देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाए, अरे एक मिनट, ये देखिए 150 इंटू कितना आएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इसके और इसके बीच में 60 का है ना, तो कपल हमारे पास क्या आएगा 60, और 100 के बीच में एंगल कितना, डिस्टेंस कितना है 80। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करके हम लोग बता देंगे कितना आएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कैलकुलेशन। 150 गुणे 60 प्लस 100 गुणे इक्वल्स टू 17,000 न्यूटन मीटर, 17 न्यूटन मीटर आना चाहिए था। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा फ्रेंड्स, की क्लॉकवाइज में आएगा, हमारे पास क्या आएगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये क्या है हमारे पास, बोथ और क्लॉकवाइज। तो हम लोग लिख सकते हैं 17,000 न्यूटन मिलीमीटर, यानी 17 न्यूटन मीटर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग काम करना है, हम लोग कोई अपने मन से काम नहीं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस विद कांस्टेंट वेलोसिटी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज। देखिए भाई सिंपल सी बात है, फ्रिक्शनलेस सरफेस माने फोर्स, हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, जीरो। मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस विद कांस्टेंट, और वेलोसिटी हमारे पास क्या कह रहा है, कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, यानी फोर्स जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, m इंटू ए, और m इंटू ए में हमारे पास a जब जीरो है, फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो, यानी फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। वेलोसिटी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। तो ये हमारे पास हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो थ्योरेटिकली पार्ट है, ये न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से है, तो इजीली हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक। The forces which meet at one point and their lines of action also lie on the same plane are known as। ये तो हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस का डेफिनेशन है, जब हम लोग देखते थे। देखो मीट एट वन पॉइंट मीट करेंगे तो कॉन्करेंट होगा, एंड देयर लाइन ऑफ एक्सिस लाई इन द सेम प्लेन, तो को प्लानर हो जाएगा। तो को प्लानर एंड कॉन्करेंट, को प्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस, को प्लानर नॉन करेंट नहीं है, नॉन को प्लानर कॉन्करेंट नहीं है, नॉन को प्लानर नॉन, ये नहीं है हमारे पास। हमारे पास क्या होना चाहिए, मीट भी एक ही पॉइंट पे कर रहे हैं, और ये तीनों का लाइन ऑफ एक्शन भी होता है वो एक ही लाइन में हमारे पास लाई कर रहा है। तो इजीली हम लोग ये कह सकते हैं भाई कि को प्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, ठीक। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए नंबर ऑफ को प्लानर फोर्सेस, बहुत सारे समतलीय बल acting at a point in equilibrium, the sum of clockwise moment must be the sum of the anti-clockwise moment about any point। देखिए इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो नेट मोमेंट जीरो होना चाहिए। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में जितना मोमेंट है उतना क्लॉकवाइज में होना चाहिए, या फिर जितना क्लॉकवाइज में है उतना एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए। तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, कि मस्ट बी the number of coplanar forces acting at the point in equilibrium, the sum of clockwise moment must be equal to the sum of anti-clockwise moment about any point। यहां पर आएगा इक्वल टू, लेस देन नहीं हो सकता, ग्रेटर देन, नन ऑफ दीज का मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर भाई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए हमारे पास इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितना हमारे पास इधर की तरफ घुमाने का कोशिश करे उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने का कोशिश करे तो कहीं पर भी कोई घूम नहीं पाएगा, ठीक। चलिए आइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉर ए पार्टिकल इन प्लेन इज इन इक्विलिब्रियम,
कब कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम होता है? फॉलोइंग फॉर ए पार्टिकल इन प्लेन इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ द फोर्सेज अलोंग एक्स डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। समेशन एफ एक्स जीरो होना चाहिए, हम लोग जानते हैं समेशन एफ एक्स इज टू क्या होना चाहिए? जीरो। सम ऑफ द फोर्सेज अलोंग वाई डायरेक्शन, ये हमारे पास क्या होना चाहिए? जीरो। अब हमारे सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो। अब देखो अगर कॉन्करेंट होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ए पार्टिकल इन प्लेन इन इक्विलिब्रियम, फॉर ए पार्टिकल, तो पार्टिकल के लिए कह रहा है ऑफ दीज स्टेटमेंट, ये तीनों होना चाहिए 1 2 3 एंड 4 सब हमारे पास क्या है? करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्करेंट का जिक्र नहीं किया गया है, तो समेशन एफ एक्स भी जीरो होना चाहिए, समेशन एफ वाई भी जीरो होना चाहिए और किसी भी पॉइंट पर मोमेंट भी हमारे पास क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? समेशन एम एनी पॉइंट हमारे पास क्या आना चाहिए? जीरो, किसी भी पॉइंट पर मोमेंट नहीं होना। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए रोलर ऑफ वेट W इज रोल्ड। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने थ्योरी में कराया था, दैट वाज नॉट सेम क्वेश्चन बट इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, जो कि अभी आएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन अगर हम लोग कहें, ये हम लोग कर चुके हैं, लेकिन ये देखते हैं। ए रोलर ऑफ वेट W इज रोल्ड ओवर ए वुडन ब्लॉक shown in the given figure. The pull of F required to just cause the said motion is, just cause the said motion, कहने का मतलब है कि इसको जस्ट मोशन कराने के लिए हमें फोर्स लगाना है। कितना फोर्स लगाया जाए? तो जस्ट ये टपल आउट हो, तो जस्ट टपल आउट होने के लिए ना फ्रेंड, यहां पर इसका जो कांटेक्ट होना चाहिए एकदम जस्ट छूट जाना चाहिए, जिससे रिएक्शन हमारे पास ना काम करे। तो रिएक्शन अगर यहां पर काम नहीं करेगा, रिएक्शन इस पॉइंट पर अगर काम नहीं करेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे भाई कि इसका कांटेक्ट छूट गया, ये जस्ट पलटने वाला है, मोशन करने वाला है। उस सिचुएशन में अगर हम लोग इसके अबाउट अगर मोमेंट ले लें, तो इसका वेट केवल काम करेगा और ये दोनों फोर्स काम करेंगे, और क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो दोनों होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? बराबर। अगर इसका रेडियस हम लोग r ले लें, तो फ्रेंड ये वाला जो डिस्टेंस होगा और ये वाला डिस्टेंस होगा हम लोग बता सकते। तो ये डिस्टेंस कितना होगा देख लीजिए। मान लिया जाए कि ये यहां का डिस्टेंस चाहिए हम लोग को, और ये जो डिस्टेंस दिया है r दिया है। देखिए ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री होगा, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होगा r cos 30 और ये क्या हो जाएगा? r sin 30। ठीक, तो अगर हम लोग ये कहें कि वेट कितना है, वेट है W, तो इसका मोमेंट अगर लें तो इस O पॉइंट के अबाउट हम लोग मोमेंट क्या कर देंगे? जीरो। क्यों मोमेंट जीरो करेंगे? क्योंकि इसके अबाउट हमें रिएक्शन नहीं मालूम है, जितना भी रिएक्शन आएगा सब जीरो हो जाएगा। हम लोग चाहें तो यहाँ से रिएक्शन निकाल करके कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम वाला भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लामीस थ्योरम भी, अदरवाइज हम लोग अपना ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो O पॉइंट पर हमारे पास जो फोर्स आएगा वो देखते हैं। हमारे पास ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये फोर्स यहाँ पर है, और इनका मोमेंट हम लोग को इसके अबाउट निकालना है, इस O के अबाउट। तो इसका मोमेंट इतना एंटी क्लॉकवाइज और इसका क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। ठीक, ये कितना है? r sin थीटा, r sin 30, r sin 30, और ये क्या है? r cos 30। एंगल 30 डिग्री दिया था हम लोग पास, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अब हम लोग ये कहें कि इसका मोमेंट जो होगा W, ये W है और ये F है, तो W r cos 30 इज इक्वल टू F r sin 30। r से r कट जाएगा, cos 30 अपॉन sin 30, ये हो जाएगा cot 30 यानी √3, यानी W इज इक्वल टू F इंटू 1030, और 1030 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? 1 अपॉन √3, यानी W दैट इज F इज इक्वल टू कितना हो गया? √3W। आप लोग इजीली देख सकते हैं फ्रेंड्स, कहीं से भी कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इजीली आप लोग इसको कर सकते हैं। हम लोग इसी पॉइंट पर मोमेंट क्यों देखते हैं? नहीं देखेंगे तो इसका रिएक्शन आएगा, क्योंकि हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो फिर हमें एंगल्स देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे? एंगल्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपने चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग अपने उसमें थ्योरी वाले क्लासेस में हम लोग इसको क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हम लोग के पास कोई फोर्स करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग वहां पर देख सकते हैं अपने क्वेश्चन में। चलिए, द 8 न्यूटन फोर्स एक्टिंग एट द पॉइंट एज शोन इन द फिगर इज शिफ्टेड टू द पॉइंट B इज
इक्विवेलेंट टू। अब देखिए हम लोग, मैंने ये बताया था आप लोगों को थ्योरी में कि अगर किसी भी फोर्स को उसके क्रिया रेखा के समांतर अगर कहीं पर शिफ्ट करना है तो एक फोर्स और एक मोमेंट के थ्रू वो क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो एक फोर्स हमारे पास काम कर रहा है यहाँ पर, हम लोगों ने मान लिया चलो भाई बी पॉइंट पर अगर आपको लेना है तो एक 8 न्यूटन का फोर्स, लेकिन ये कहाँ मानेगा, नहीं कहेगा कि हम नहीं मानेंगे, तुमने आगे लो मत मानो, 8 न्यूटन हमने यहाँ पर लगा दिया। तो ए फ्रेंड्स अगर हम लोग ये कहें कि ये 8 न्यूटन का जो फोर्स लगा है ये वाला और ये वाला दोनों डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पे, 4 मीटर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये क्या बना लेंगे, कपल। तो कपल बना लेंगे तो कपल का इफेक्ट हर जगह सेम होता है, और ये कैसे घुमाने का कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज, यानी कितना हो जाएगा 8 × 4 यानी कितना हो गया 32 न्यूटन मीटर। यानी हमारे पास एक 8 न्यूटन का फोर्स होगा, अपवर्ड फोर्स ऑफ 8 न्यूटन, अपवर्ड फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, बिल्कुल नहीं, 8 न्यूटन अपवर्ड फोर्स होगा, और क्लॉकवाइज हमारे पास आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कपल, हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। यहां पर देखिए काउंटर क्लॉकवाइज कह दिया है, अपवर्ड फोर्स 10 न्यूटन, 10 न्यूटन को तो हम लोग वैसे ही प्रीफर नहीं करेंगे क्योंकि जितना फोर्स है उतना ही हमारे पास दिख। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग पास कौन सा था, 25, और 25 को हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि एक फोर्स को वैसे भी हम लोग जानते हैं मोमेंट, तो ये जो दोनों बने हैं ना, ये वाले और ये वाले मिल करके ये कपल बनाए हैं, ठीक है। तो कपल बनाए हैं तो ये तो हट गए, ये कपल लगा दिया हमने और ये फोर्स हमारे पास बचा, ठीक। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 3 forces acting on a rigid body be represented in magnitude and direction by the side of a triangle taken in order, किसी रिजिड दृढ़ पिंड पर 3 फोर्स काम कर रहे हैं और उनके तीनों फोर्सेस को परिमाण तथा दिशा के साथ त्रिभुज के तीनों डायरेक्शन, तीनों साइड से रिप्रेजेंट किया गया है और वो एक ही ऑर्डर में है, टेकन इन ऑर्डर। तो क्या होंगे हमारे पास, भाई हम लोग जानते हैं कि अगर तीनों एक ही ऑर्डर में है तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो 0, रिजल्टेंट 0 होने का मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। इक्विवेलेंट टू ए कपल नहीं, इक्विवेलेंट टू ए फोर्स, इक्विवेलेंट टू ए फोर्स एंड कपल नहीं, बिल्कुल नहीं, तो क्या आएंगे, इक्विलिब्रियम में आएंगे। तो ये हम लोग डेफिनेशन जब पढ़े थे तभी हम लोगों ने देख लिया था, हम लोग इसको समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द लामीज थ्योरम ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 फोर्सेस, बिल्कुल, द कोसाइन नहीं, टेंजेंट, द स्केनेंट नहीं, द साइन हम लोग अभी बहुत सारे क्वेश्चन में यूज किए हैं। ये तो बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है लामीज थ्योरम का। ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी पिंड साम्य अवस्था में हो, 3 फोर्स को प्लानर कॉन्करेंट 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं जो या तो पॉइंट पर इनकमिंग है या तो पॉइंट पे आउटगोइंग है, तो किसी भी एक फोर्स का फोर्स बाकी 2 फोर्सेस के बीच के साइन के एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम लोग इजीली इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या है, तो बेसिक सा डेफिनेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं क्लास में, वहां पर जब हम लोग पास जो आप लोग पीछे अगर देखेंगे थ्योरी पे पार्ट जब देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था और ये क्वेश्चन भी आई थिंक डिस्कस हो गया था, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड देयर एप्लीकेशन है उसका हम लोगों ने थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट कर लिया और क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो आप लोग इसमें पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। बाकी और भी जहां से अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। हम लोगों ने बेसिक पार्ट एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट किया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर का जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में अभी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।